हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की खोजों के बारे में, या फिर उसकी एक बनावट के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले आप इस वाले फिगर को देखिए। ये हड़प्पाई मोहर की फोटो है। ये जो आप मोहर देख रहे हैं, इसके ऊपर ना जानवर का चित्र बना हुआ है। इसके ऊपर साइड में देखिए आपको ये जो आड़ी टेढ़ी सी मछली, या फिर उसके बगल में डंडे, या फिर उसके बगल में जो है कोई झंडी, जो हमारे यहाँ पर गेम होते हैं दोस्तों, तो गेम के बगल में गोल गोल लगा दिया जाता है झंडा, या फिर छोटे बच्चे से तिकोना सा झंडा लेके दौड़ते रहते हैं फुर। वैसे झंडी बनाने का क्या मतलब है? मतलब चलो ठीक है, अगर आपको ए लिखना है तो ये ए हो गया, ये पी हो गया, ये एम हो गया। ये सब कुछ हमारी लिपियां हैं, ये इंग्लिश के अक्षर है दोस्तों। माँ बनाना होता है तो हम ऐसा बना देते हैं, और ना बनाना होता है तो ऐसा बना देते हैं, का बनाना होता है तो इस तरीके से बना देते हैं। ये बन गया मन के, हमने अपने 3 अलग अलग अक्षरों में लिख लिया। लेकिन इनके यहाँ पर मछली लिखना होता था तो मछली लिखते नहीं थे, सीधा उठा के बना देते थे। आप ये देखो, मछली बन रखी है ऊपर साइड में। और ऐसे ही कोई और चीज़ भी लिखनी होती थी तो दोस्तों उसको बना दिया जाता था। कहने का मतलब ये है कि चित्राकार लिपि थी, ठीक है। हमारे यहाँ पर अक्षराकार होती है, अक्षराकार बोल लो, ये अक्षर बन रखे हम लोगों के। अब तो सबके यहाँ अक्षराकार है, लेकिन इनके यहाँ पर जो थी वो चित्राकार लिपि हुआ करती थी। तो इस चित्राकार लिपि में ज़्यादा कुछ हमारे पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है। हम कुछ पढ़ ही नहीं सकते, तो हमें पता कैसे चला इस सिविलाइजेशन के बारे में कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। दोस्तों, ये वाला जो चैप्टर है इसी टॉपिक पर बेस्ड है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ अच्छी बातें शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमें आखिर चैप्टर को समझना कैसे और इस किताब को कैसे पढ़ना है। देखो, मेन बात बताता हूँ। दवाई खाने से अच्छा है कि आप प्रिकॉशंस लें। प्रिकॉशंस का मतलब आप थोड़ा एहतियात बरतें। एहतियात बरतने का मतलब है भाई ऐसा काम ही ना करो कि बीमार पड़ जाओ। जैसे घर वाले बोलते नहीं है कि एकदम से धूप में आ करके जो है धूप से आ करके आप पानी मत पी लेना। ये क्या है? आपको पता चल गया ना, एहतियात बरत रहना कि धूप से आए दौड़ करके पानी नहीं पियेंगे, वरना क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। सर्दी लगी हो तो हमें नहाना नहीं है, वरना बुखार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे कई सारी चीज़ें जो होती हैं। नहाना नहीं है, मैंने पिछली बार कब नहाया था? खैर, मुझे सर्दी नहीं लगी और नहाता भी रोज़ हूँ, मजाक की बात है। तो जो प्रिकॉशंस होते हैं दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। दवाई खाने से अच्छा, डॉक्टर के पास जाने से अच्छा आप प्रिकॉशंस ले। तो यहाँ पर इस बुक को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस दे रहा हूँ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या मैंने लिखा हुआ है? देखो, हिस्ट्री का ना एक नियम है, हिस्ट्री पढ़नी है तो जियोग्राफी आपको साथ साथ में आनी चाहिए। लेकिन जियोग्राफी का ये मतलब नहीं है कि आप पूरी जियोग्राफी घोल के पी जाएं। हिस्ट्री का मतलब है आपको मैपिंग आनी चाहिए। मैप में आपको एटलीस्ट भारत का मैप तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम 12th क्लास में भारत की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो भारत के बारे में हमें सारी बातें पता हो, ठीक है, कि कौन सी स्थिति कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है। जैसे मैंने लिखा हुआ है राज्यों की स्थिति। और दूसरी तरफ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे उत्तरी भारत बोलते हैं हम लोग, पश्चिमी भारत बोलते हैं, उत्तरार्ध बोलते हैं, या फिर ऐसा कोई भी शब्द जो भारत की स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है, उस शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो लिखा होगा पश्चिम भारत से वो आए या पश्चिमोत्तर से आए, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई पश्चिमोत्तर किधर पड़ता है और पूर्वोत्तर किधर पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ना काफ़ी ज़्यादा पता करना पड़ेगा भाई मैप के बारे में। देखो, अगर पता नहीं होगा तो हिस्ट्री आप जो है पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। लोग वही बोर होते हैं हिस्ट्री से जो मैप को अच्छे से नहीं जानते। और दूसरी बात ये, आपको महाद्वीप और अगर सागरों के बारे में नहीं पता होगा तो आप ना ये नहीं समझ पाओगे कि कौन से रास्ते से कौन से लोग आए, कौन से लोगों ने कब किस पर आक्रमण करा, या फिर आक्रमण की बात नहीं है, किसका प्रसार कहाँ तक किया। तो एटलीस्ट महाद्वीप सारे नहीं तो एशिया महाद्वीप तो आपको पता ही होना चाहिए। एशिया महाद्वीप का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। और अगर कोई किसी देश का नाम बोल दे या कहीं पर भी आपको लिखा मिल जाए तो आपके दिमाग में उसकी इमेज एकदम साफ साफ आ जानी चाहिए कि हाँ भाई ये वाला जो देश है वो यहाँ पर ही पड़ता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों से अगर आप पूछो सूडान कहाँ है तो सूडान पता ही नहीं होगा, मैप में जाकर ढूंढेंगे, है ना। तो इजराइल पूछ लो तो वो इधर उधर खोजते फिरेंगे। तो आपको सारे देश, चाहे वो किसी भी द्वीप में पड़ता हो, लेकिन पता हो एटलीस्ट महाद्वीप जो हैं, एशिया का महाद्वीप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर आप आसपास के सागरों के बारे में पता कर लेंगे, अरब महासागर या प्रशांत महासागर कहाँ से कहाँ तक ही उसका विस्तार है, तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा वाली बात है। फिर यहाँ पर आपको मुख्य रूप से एशिया के बारे में पता होना चाहिए, और प्रमुख नदियाँ जो हैं एशिया की वो सारी पता कर लो। अब देखो, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट के रूप में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले दोस्त उसके ना लोकेशन के बारे में जरूर पता कर लेना।
मतलब ये मैप में तो पता चल ही जाएगा धीरे धीरे, लेकिन चैप्टर को पढ़ने के दौरान आपको मैप के बारे में पता होना चाहिए, मैप पढ़ लेने के दौरान पता होना चाहिए। और एक बात और, जब किसी जगह का नाम आएगा कहीं पर भी, जैसे इस चैप्टर में अभी हम लोग मान लो कि मोहनजोदड़ो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या फिर गुजरात के पास में हम लोग लोथल पढ़ने वाले हैं, तो उस मैप में उस जगह को जरूर देखना। अगर आपके दिमाग में वो मैप बस गया है और उसकी लोकेशन भी वहाँ पर शो कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करी भाई तो करवाओ, ठीक है। मैप अगर आपने नहीं सीखा, मैप अगर आप मैप से भागते हैं, सब बेकार, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो करना क्या है, भारत के मैप को उठाओ, एक एक जगह को सबसे पहले पढ़ लो, फिर जब चैप्टर पढ़ने बैठना जिस भी जगह का नाम आ जाए उस जगह को मैप में रिलोकेट कर देना। ऑलरेडी देखो बुक में मैप दे रखे होते हैं, जितने आवश्यकता होती है तो उतने ही मैप्स की आपको ज़रूरत है। ज़्यादा मैप नहीं पढ़ने अभी के लिए, तो मैप पर बराबर नज़र बनाए रखेंगे। पोजीशन, एरिया और मैपिंग ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़ है, लेकिन मैंने 3 अलग अलग पॉइंटों में लिख दिया। खैर खत्म करते हैं सारी बातों को, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो जहाँ तक मैंने चैप्टर स्टार्ट करा है तो भाई मेरे को बता देना कमेंट करके कि हाँ मैंने देखना शुरू कर दिया, और लास्ट में भी एक बात बोलूँगा, भाई बता देना, तभी मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो खैर स्टार्ट करते। देखो हिस्ट्री जो है ये जुड़ी हुई है 2 चीज़ों से, पहला टाइम और दूसरा सोर्स। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी चीज़ आखिर है कितनी पुरानी। हमें पता चल गया हड़प्पा सभ्यता जो थी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक पुरानी है, ठीक है। अब ये जानो कि उसके सोर्स क्या क्या हैं। हड़प्पा सभ्यता में जब हमने उस जगह पर खुदाई करवाई, हमने नहीं कराई बेसिक, हमारी सरकार ने, दोस्तों जो भी है, तो जब वहाँ पर खुदाई हुई, ठीक है, तो खुदाई के दौरान कौन कौन सी चीज़ें निकली उनका अन्वेषण किया गया बहुत अच्छे से। जो उनको देखते, परखते, जांचते हैं वो दोस्तों अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक हो सकते हैं। वो वैज्ञानिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, हालांकि उनको वैज्ञानिक आप नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे पुरातात्विद। क्या बोलेंगे? पुरातात्विद। वो उस पर रिसर्च करते हैं, इतिहास को गढ़ने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्निर्माण का मतलब हो गया वो समझने की कोशिश करते हैं, उनसे व्याख्या निकालते हैं, व्याख्या करते हैं कि आखिर चीज़ें कैसे एडजस्ट थी, कैसे लोग मिट्टी का बर्तन बनाए होंगे। अब मिट्टी का गोल गोल मटका अगर बना रखे हैं, बिल्कुल एकदम गोल है, तो इसका मतलब है कि वो हाथ से तो गोल करे नहीं है, वो जाहिर सी बात है चौक रहा होगा। चौक उनको पता था, और चौक पता था तो उनको घुमाने की बात पता थी, और चौक पता था तो उनको पहिए के बारे में भी पता था, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है, सोचा जाता है। अब कई बार मटका मिल गया टूटा हुआ थोड़ा सा, वो पूरी तरीके से गोल दिखाई दे रहा है, उसकी त्रिज्या जो है वो एकदम गोलाकार आ रही है, उसका मतलब जो परिधि है गोलाकार आ रही है, तो यही बात निकलेगी ना कि हाथ से नहीं बनाए होंगे, इसको बनाए होंगे चौक पर रख करके। तो ऐसे ही फिर पकी हुई ईंटें मिल गई, तो क्या सोचेंगे भाई पका हुआ ईंट मिला, इसका मतलब ये है कि आग के बारे में लोगों को पता था, और आग के बारे में पता था तो भाई जला हुआ खाना भी खाते होंगे, मतलब पका हुआ खाना खाते होंगे। और अगर पका हुआ खाना खाते तो सोचो क्या क्या चीज़ें आप इससे जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से एक चीज़ के मिलने पर काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से जो हड़प्पा सभ्यता में हमें मिला है वो है ये वाला जो मुहर, जो अभी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में दोस्तों इनके आवास, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आवास मतलब होता है घर। अब हमारे घर को देख करके कोई आएगा आज से 1000 साल बाद, जब वो दूसरे प्लानट से, और देखेगा अच्छा इनका ऐसा घर था, पहले तो कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर दोस्तों मृदभांड। अभी मृदभांड क्या होता है? अभी हम लोग बात कर रहे थे मिट्टी की। तो मिट्टी जो होती है वो मिट्टी से कई चीज़ें बनाई जाती हैं और वो मिट्टी में ही दफन रहती हैं। तो दोस्तों मृदभांड उन चीज़ों के अवशेषों को कहते हैं, या फिर वही मिट्टी की चीज़ों को कहते हैं। तो पुराने ज़माने के लोग मिट्टी के बर्तन या फिर कुछ और बनाते होंगे, वो चीज़ जब ज़मीन में दबी रह गई, आज जब हमने उसको खोद लिया तो हमें वो जब चीज़ मिली तो हमने उसको बोला कि ये एक मृदभांड है, ठीक है, हमारी भाषा में। फिर यहाँ पर दोस्तों आभूषण भी जो होते हैं वो उनकी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो बयान करते हैं। जैसे कि कोई आभूषण सोने का है, चांदी का है, तो हमें पता चल जाता है कि वो लोग कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग करते थे, उस धातु को कैसे गलाते होंगे, ये भी आइडिया लगा सकते हैं। अब टेम्परेचर के बारे में तो हम लोगों को पता है, हम लोग मतलब पढ़ रखे हैं कि हाँ जो सोना है वो जल्दी गलता है, कि लोहा जल्दी गलता है। तो इस तरीके से हम सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं कि उनका आखिर नॉलेज कितना रहा होगा। औजारों के बारे में दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि औजार जो होते हैं किसी भी समाज की एक व्याख्या पूरी बयान कर देते हैं। तो किसी भी समाज के बारे में जो हमें जानना होता है तो हम उनके औजारों के बारे में जरूर ध्यान से देखते हैं। इनके भी औजारों के बारे में लोग बात करेंगे आगे चल करके। यहाँ पर बाट भी पाए गए, मनके भी पाए गए, पत्थर के फलक भी पाए गए, जिनके बारे में हम लोग डिटेल से धीरे धीरे चल के बात करते रहेंगे। ये बाट वही वाले हैं जो
हमारे यहाँ होते हैं तौलने वोलने वाले, और भी एक दो तरीके के बाट होते हैं जिनका हम लोग तौलने में प्रयोग नहीं करते हैं, तो उनको अभी इग्नोर करते हैं। ये सारे सोर्सेज हैं, मैंने शुरुआत में बता दिया चैप्टर के, ठीक है। अब दोस्तों ये समझते हैं कि यहाँ का जो समय पीरियड था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व था, लेकिन 2600 से पहले क्या था, मतलब 2600 ईसा पूर्व तक की तो ठीक है हड़प्पा सभ्यता थी, उससे पहले कौन सी सभ्यता थी। तो आप ऐसे समझो ना, इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ सबसे पहले आसानी से। हमारे दिल्ली में अभी मैं रहता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग भी रहते हैं यार, मैं भी रहता हूँ, और अभी से 100 साल पहले ना यहाँ पर अंग्रेज़ रहते होंगे। बेसिकली सब जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर तो अंग्रेज़ रहते होंगे और अपनी छावनी अपनी डाल रखी होगी कहीं पर भी। उससे भी 100 नहीं, उससे भी 100 200 300 400 साल पहले दोस्तों यहाँ पर 500 700 800 सालों पहले यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का मतलब शासन हुआ करता होगा। और जहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, हो सकता है यहाँ पर किसी और का घर हो, है ना, कोई बगल अगल में इधर साइड में थोड़ा दूर दूर पे कोई और रहते हो। तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास 5G का फ़ोन है, 5G 5th जनरेशन का, लेकिन उनके पास नहीं था। तो मैं तो विकसित हो गया अपने हिसाब से, मतलब अगर हम दोनों की कंपैरिजन करी जाएगी वो 800 साल पुराने व्यक्ति की और मेरी, तो वो अलग सभ्यता है, ठीक है, और मैं अलग सभ्यता का व्यक्ति हूँ। तो इस तरीके से दो अलग अलग सभ्यताएं हैं। तो जिस जगह पर हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वहाँ पर 2600 ईसा पूर्व पहले भी कोई और सभ्यता थी, समझ पा रहे हो ना इस बात को। तो वो अलग सभ्यता जो है वो हमें कैसे पता चली कि अलग सभ्यता थी। देखो स्थान एक ही है सारे, ठीक है, लेकिन जो पुरानी वाली सभ्यता थी ना दोस्तों, वो उसको प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें एकदम अलग अलग थी। जैसे विशेष मृदभांड थे उनके, ठीक है, विशेष प्रकार के वो आभूषण बनाते थे, उनका शिल्पकारिता अलग तरीके का था, उनकी ईंटें वीटें अलग तरीके की थी। लेकिन जो विकसित वाली हड़प्पा सभ्यता हुई, ये सब कुछ एडवांस था। अच्छा, इस सभ्यता का नाश हो गया, ये बात तो आपको पता ही होगा, मतलब नष्ट हो गई, ये सभ्यता गायब हो गई, अचानक से लोग कहीं ख़त्म हो गए, या फिर कोई बाढ़ वाड़ आ गई, या फिर कुछ भी हो गया, सब लोग ख़त्म। उसके बाद में फिर से वहाँ पर नई सभ्यता उभरना शुरू हुई, और उसको हम परवर्ती सभ्यता बोलते हैं, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि वो उसी जगह पर हुई। भाई दिल्ली में एक बार सारे के सारे लोग अगर मान के चलो दिल्ली छोड़ के जो है कहीं चले जाएं दूसरी जगह पर, तो दिल्ली तो खाली हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में क्या यहाँ पर खाली पड़ा रहेगा? नहीं ना, कोई और आकर के रहने लग जाएगा। तो वो बाद वाले लोग हो गए, परवर्ती बोल लो, और हम लोग तो भाई विकसित थे ही थे, 5G का फ़ोन चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, आरंभिक भी बोल सकते हो, प्रारंभिक भी बोल सकते हो। इन दोनों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही विकसित नहीं है। विकसित कौन सी थी? मध्यकालीन जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसको हम विकसित हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, और इसी के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में दोस्तों एक बात और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो होती थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा छोटी होती थी। छोटी का मतलब ये बहुत ज़्यादा ऐसे छोटी रहती थी, लगभग जो इनकी बस्तियाँ हैं वो ना के बराबर होती थी, जबकि इसमें विकसित हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़ी बस्ती देखने को मिली, जो कि एक बहुत बड़े साम्राज्य के बराबर आप मान सकते हैं इसको, इसीलिए तो ये बहुत विकसित सभ्यता कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो एक तो है खेती, दूसरा जो फैक्टर है वो है यहाँ पर आपका शिल्पकारिता। मतलब जो यहाँ की शिल्पकारी थी वो पूरी तरीके से एकदम डिफरेंट थी। तो डिफरेंट होने का मतलब ये है कि इनकी विकसित ना होने के कारण, देखो इनके पास उतने ज़्यादा औजार भी नहीं होंगे, इनके पास में उतने ज़्यादा टेक्निक्स भी नहीं रही होंगी, लेकिन इनके पास में ये सारी चीज़ें थी पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। जबकि यही चीज़ें आपको परवर्ती वाली हड़प्पा सभ्यता में फिर से देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं हड़प्पा सभ्यता या फिर संस्कृति बोल रहा हूँ दोस्तों, संस्कृति शब्द के बारे में आप समझ लो थोड़ा सा। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति ना एक ही समाज के एक ही वर्ग के लोग होते हैं जो एक ही प्रकार से चीज़ों को मानते हैं और रहते हैं। अभी मान के चलो हमारे यहाँ पर कौन सा उदाहरण दूँ, हाँ, हमारे यहाँ पर जो जन्मदिन होता है वो कैसे मनाते हैं? जो व्यक्ति होता है जिसका जन्मदिन होता है वो दोस्तों मंदिर में जाता है, टीका लगाते हैं और अपने आराम से जो है बड़े जनों का आशीर्वाद लेता है पैर छू करके। ये हो गया जन्म दिवस। बहुत सारे अंग्रेज़ थे, आजम मोमबत्ती लगाई केक में, उस पर फूंक मारी, केक को काटा और लोगों को खिलाया, ये उनकी संस्कृति है। तो जितने भी लोग इस तरीके की केक काटने वाला रिवाज चलाते हैं, आप में से कौन कौन केक काटते हैं मेरे को कमेंट करके बताना, तो वो लोग जो है ना वो अलग संस्कृति के हो गए। और जो टीके वाले लोग हैं वो दोस्तों भारतीय संस्कृति के हैं, पुराने वाले लोग, ठीक है। अभी आप ये मत कह देना हम क्या भारतीय नहीं हैं, बेशक हो यार, लेकिन एक दो बातें अंग्रेज़ों की मान ली हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे जो अच्छी चीज़ें होती हैं ठीक ही होती हैं। आप केक काटो, कुछ लोग टीका लगाएंगे, बताना मुझे कौन केक काटता है और कौन टीका लगाता है, देखेंगे कमेंट में आज से 1 महीने बाद।
तो दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से अलग अलग संस्कृतियाँ थीं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और भी शब्दों के बारे में जो इतिहास को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाते हैं। पहला शब्द यहाँ पर देखो लिखा हुआ है BC। आप अगर इतिहास पढ़ोगे ना, अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ोगे तो आपको डिफरेंट नाम देखने को मिलेंगे। जैसे ये BC कहाँ लगा रहता है भाई, बताना जरा कमेंट में बताओ। ये BC लगा रहता है सन के पीछे या आगे, मतलब सन नहीं, सॉरी टाइम के पीछे आगे। जैसे 500 साल पहले ही, तो बहुत सारे लोग 500 साल पहले लिखने की जगह क्या लिखेंगे 500 ईस्वी में, ठीक है, या 1500 ईस्वी में। आज से 500 साल पहले हो गया ना, तो 1500 ईस्वी मान के चलो। और ऐसे ही 200 ईस्वी या 200 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2600 ईसा पूर्व, है ना। और यहाँ पर लिखा है 1900 ईसा पूर्व। अंग्रेज भारत कब आए, या फिर ऐसे मान के चलो हम बोलते हैं कि सन 1400 ईस्वी में। तो ईस्वी, ईसा पूर्व, ये तो हिंदी के शब्द हो गए हम लोगों के लिए। अंग्रेज लोग इसको ना प्रयोग करते थे। अंग्रेज लोग ईसा पूर्व को बोलते थे BC, गाली वाली कोई नहीं देगा। और जो ईस्वी होता है दोस्तों हम लोगों का ईस्वी, वहाँ पर वो लोग AD का प्रयोग करते हैं। AD क्या मतलब होता है, BC का जो मतलब होता है वो दोस्तों होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पर हम लोग क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व और ईस्वी। इसके बाद में एक और शब्द होता है दोस्तों, वो होता है BCE, और इसी में जुड़ा हुआ है CE। ये जो नाम है BC और AD, ये अब लगभग यूज नहीं करे जाते हैं। जितने भी इतिहासकार हैं आजकल के जो राइटर हैं दोस्तों, वो सभी लोग, पूरे विश्व के लोग जो है मोस्टली लोग BCE और CE का प्रयोग करने लगे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग, ज़्यादातर लोग अब अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश मैन बन रहे हैं। मोबाइल जब से चल गए, कंप्यूटर चल गए, तब से सब लोग ही इंग्लिश सीखने लग गए हैं। और नहीं सीख रहे तो आने लग रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे एक दिन ऐसा होगा कि सारे लोग इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। मे बी ऐसा दिन ना आए। हमारी जो हिंदी भाषा है बहुत प्यारी है, लेकिन हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, होने को ना पूछो क्या क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही BCE और CE शब्द का प्रयोग कॉमन हो चुका है, ठीक है। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, CE का मतलब होता है कॉमन एरा। तो जहाँ पर पहले BC प्रयोग होता था वहाँ पर आजकल प्रयोग किया जाता है BCE, और जहाँ पर AD प्रयोग होता है वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है CE, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा दो शब्द हैं, दोनों शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक और शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है BP के लिए। BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज से इतने साल पहले। और दोस्तों यहाँ के ना कई अलग अलग स्थानों पर ना ऐसे भी कई सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे जलाए जाने वाले साक्ष्य हो गए, या फिर त्याग दिए जाने वाली जो चीज़ें होती है। त्यागने का मतलब होता है ऐसे कोई चीज़ यूज नहीं करी जा रही। उदाहरण के लिए आप कपड़ा जब शर्ट सिलवाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे कतरन जो होते हैं वो साइड में पड़े रह जाते हैं या फेंक दिए जाते हैं, तो उसको त्याग दिए जाने वाला वस्त्र कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में डिफरेंस अगर हम देखें थोड़ा सा, जैसे पूर्ववर्ती और परवर्ती और जो विकसित वाली है, तो ऐसा पता चलता है कि इनके बीच में कोई कालभ्रम था ही नहीं। कालभ्रम का मतलब होता है, NCERT बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे सन 700, फिर सन 800, फिर सन 900, फिर 1000 या 1000, तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली इनकी जो सभ्यता थी वो चलती रही, और धीरे धीरे जो आधुनिक विकसित वाली हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों वो वहीं पर विकसित हुई। तो इस तरीके से भी कई जगहों पर देखने को मिलता है। एक और चीज़, अगर हम इन दोनों के मैपों के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप ये दोनों मैप देखिए, दोनों ही मैप एक ही जगह के हैं। जबकि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में उन्हीं जगहों पर आप लोकेशंस को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हड़प्पाई सभ्यता की संस्कृतियाँ बसी हुई थी। जबकि विकसित वाले में भी आप उन्हीं संस्कृतियों को देखिए कि उनकी पोजीशन किस किस जगह पर आ चुकी है। दोनों के बीच में आप इस बात को देखिए कि यहाँ पर जो है आपका अम्बरी नाल, दम सादात, कोटदीजी और रिस्वल, इस तरीके से, सॉरी सिस्वल, इस तरीके से जो है कुछ नाम हैं। जबकि विकसित हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी ज़्यादा नाम जो है बदल गए हैं। आप इन दोनों मैपों की स्थिति को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और इन दोनों मैपों को दिमाग में बसाने की कोशिश करिए। वैसे जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता वाला मैप है उसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो मैप है आपका विकसित हड़प्पा सभ्यता का, भाई पूरा का पूरा मैप आप याद कर लो, बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। बाकी आगे वीडियोज़ में जो मैं मैप की वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा मैप के बारे में। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, जो भी वीडियोस हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, MCQs हैं, मैप के वीडियो हैं, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है,
या फिर इस पूरी बुक के सभी जो चैप्टर्स हैं उन सभी का जितना भी मटेरियल्स है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा पेज मिल जाएगा। उस पेज में सारा कुछ जो है व्यवस्थित तरीके से मैंने डाल दिया है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी उस पर काम चल रहा है तो हो सकता है सारी चीज़ें पूरी ना हो पाई हो कंप्लीट, लेकिन जितना भी होता जाएगा वो आपको दिखता चला जाएगा। तो जो भी वीडियोस में बनाता जा रहा हूँ वो सारी वहाँ पर मैं ऐसे लाइन से लगाता जाऊँगा, नोट्स वगैरह हर एक वीडियो को जो है मैं डालता चला जाऊँगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिरकार ये लोग जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते थे या फिर जो है किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को चलाते थे। देखो खाने के लिए भोजन इंपॉर्टेंट है, चाहे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे परवर्ती हो, चाहे विकसित हो, सभी को खाने की ज़रूरत थी। लेकिन एक चीज़ है, तीनों ही सभ्यताओं में ना खाने के जो तरीके थे दोस्तों वो समान थे। कुछ चीज़ों को छोड़ करके सभी जगहों पर लगभग एक जैसे तरीके देखने को मिले कि ये लोग इस तरीके से खाना प्राप्त करते थे। कैसे खाना प्राप्त करते थे? जाहिर सी बात है हम लोग भी दो ही तरीके से खाना प्राप्त करते हैं, वो लोग भी दो ही तरीके से प्राप्त करते होंगे। दो तरीके से, तीन तरीके से, या फिर चार भी मान लो। खैर 3 तरीके या 2 तरीके मुख्य हैं। कौन कौन से? देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला तरीका आपका पेड़ पौधों से। जितनी भी खाने वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो आपका बिस्किट हो, या फिर आपका पिज़्ज़ा हो, टोस्ट हो, ये तो आजकल की चीज़ें हो गई। पुराने ज़माने में चलो यार गेहूँ, दाल, तेल, सरसों वरसों सब कुछ, सारी चीज़ें जो है हमको देखो पेड़ों से प्राप्त होती हैं। इनके यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, हम अपने यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। आप पिज्ज़ा टोस्ट वगैरह मत लेके आ जाना, मोमोज चिल्लीज वगैरह। इनके यहाँ पर बेसिकली गेहूँ के दाने मिले देखने को, जौ या फिर राई, मटर, दाल, सफ़ेद चना, तिल, सरसों आदि, ये सारी चीज़ें इनके यहाँ पर देखने को मिली। अच्छा सरसों ठीक है, दाल ठीक है, और राई, मटर, जौ, लेकिन ये हमें पता कैसे चला? वही वाली बात आ गई ना कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पता कैसे करते हैं। तो इनके बारे में ना यार, इनके जो दाने होते हैं ना, जो जला हुआ अनाज होता है दोस्तों, वो कई लंबे समय तक रखा रहता है सेफ, वो खराब नहीं होता। और इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों पूरा वनस्पतिज्ञ विज्ञान, तो वैज्ञानिक। तो ये जो पूरा वनस्पतिज्ञ होता है, ये पुराने ज़माने में कौन कौन से खाने की चीज़ें प्रयोग की जाती थी इस पर रिसर्च करते हैं। चाहे वो किचन से थोड़ा बहुत दाना मिल जाए या फिर नाली के आसपास में दोस्तों दाना मिल जाए, कहीं से भी वो उसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और फिर बता पाते हैं कि इनके यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उपजाई जाती थी। अच्छा एक ऐसी जगह है लोथल, ठीक है, ध्यान रखना लोथल। लोथल में चावल के भी दाने देखने को मिलते थे। इसका मतलब लोथल में अकेले चावल बोया जाता था, कई और जगहों पर भी शायद बोया जाता हो, लेकिन उसके हमें कोई सबूत तो नहीं मिले। तो जो सबूत नहीं मिला उस बात को नहीं मानते, ठीक है। तो लोथल में चावल उगाया जाता था, ये सारी चीज़ें भी उगाई जाती थी। लेकिन बाकी जगहों पर दोस्तों, चाहे वो कालीबंगन हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर जौ, राई, मटर, गेहूं, दाल, सफ़ेद चना, तिल, सरसों, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा कौन से तरीके से लोग खाना प्राप्त करते थे? दूसरा जो तरीका था दोस्तों वो था जानवरों से। जानवरों का मतलब ये लोग कई प्रकार के जानवर पालते थे, जैसे बैल गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, सुअर हो गई। और दोस्तों इतने जानवर तो ये लोग पालते ही थे, लेकिन इनका एक फेवरेट जानवर भी हुआ करता था, क्योंकि उसके सारे जगहों पर चित्र देखने को मिलते हैं। अब हमें कैसे पता भाई उनका फेवरेट था? तो फेवरेट कहने का मतलब इनका कुबड़ वाला जो सांड होता है ना, बाहुबली वाला, वो देखो, तो वो बाहुबली वाला ये देखो तो ये जो सांड है ना, ये इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिय था। लेकिन बेसिकली बैल, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जो आजकल के लोग पालते हैं, वही वाले जो जानवर थे वो लोग ये लोग भी पाला करते थे। अच्छा इनके यहाँ पर वरा मतलब होता है जंगली सुअर। जंगली सुअर की भी हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये लोग जंगली सुअर भी पाला करते थे। और हिरन हो गया, घड़ियाल हो गया। घड़ियाल कौन पालता है भाई? घड़ियाल पालना तो एक बड़ी बात है। तो देखो पालते नहीं होंगे ये सारी चीज़ ना, ये वरा पालते होंगे, क्योंकि जंगली सुअर बहुत ही दुष्ट होता है भाई, छोड़ता नहीं है, ठीक है। हिरन जो है पाला जा सकता है, लेकिन वो जंगल में ही रहता है, और जंगल तो इनके यहाँ पर था नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग इनको खाते होंगे, है ना। बैल गाय से अपना दूध प्राप्त कर लिया, कुछ लोग मांस भी प्राप्त करते हैं, शायद भेड़ से मांस ही प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते होंगे। बकरी का प्रयोग जो है दूध के लिए, मांस के लिए किया जाता होगा। भैंस हो गया, सुअर हो गया, कोबड़ वाला सांड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है खेती करने के लिए काम में ली जाती होंगी, मांस प्राप्त करने के लिए ली जाती होंगी। अनाज या दूध वगैरह, अनाज नहीं, दूध वगैरह प्राप्त करने के लिए ली जाती होंगी, ठीक है। तो इनका प्रयोग करते होंगे। ये सब कुछ भी दोस्तों खाने के लिए ही प्रयोग में लेते होंगे, ठीक है। कुकर की सीढ़ी लग रही है, आप इग्नोर कर सकते हैं अभी। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग देखें ना इनके यहाँ पर, तो इनके यहाँ पर कुछ मछलियों की भी हड्डियाँ देखने को मिली हैं। इनके यहाँ पर कुछ पक्षियों की भी हड्डियाँ देखने को मिली हैं। इसका मतलब लोग पक्षी को भी खाते होंगे। कॉमन है आजकल, बहुत सारे लोग खाते हैं कौवा, कबूतर। नहीं, कौवा तो चिकन बिरयानी वाले जो हैं 5 रुपये वाले खाते हैं। बाकी लोग जो है कबूतर खा लेते हैं दोस्तों, कुछ और भी जानवर खाते हैं। मुर्गा खाते हो ना, तो जानवर पक्षी तो हुआ। तो खैर यहाँ पर पेड़ पौधों से इनके ज़िंदगी चलती थी, ठीक है, जानवरों से चलती थी, और
मछलियों, पक्षियों या फिर किसी और से चलती होगी। अब आपके सामने ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि घड़ियाल, हिरन, वराह, ये तो जंगली जानवर थे, ये लोग कैसे पकड़ करके लाते होंगे या फिर इनको शिकार करते होंगे। तो दोस्तों ये हमारे सामने ना अभी भी एक क्वेश्चन ही है, हमें पता नहीं है स्पष्ट रूप से कि ये जो जंगली चीज़ें हैं ये लोग या तो खुद पकड़ते हो, ठीक है, इनका शिकार करने जाते हो जंगल में, या फिर ये लोग जो है किसी आखेटक समाज से, जैसे जो जंगल में ही रहते हैं जंगली लोग ही होंगे, आदि मानव जैसे, उन्हीं लोगों से ये लोग पकड़वाते हों, उनसे जो है खरीदते हों या फिर बदले में लेते हों, कुछ भी करते होंगे। तो ये हमारे सामने क्लियर नहीं है। बाकी ये क्लियर है कि मछली, पक्षियों की हड्डियाँ वगैरह इनके यहाँ पर पाई जाती थी। दोस्तों देखो, अभी तक जो हमें पक्षियों की या जानवरों की हड्डियों के बारे में पता चला, उससे हम ये तो जान गए कि कौन कौन से जानवर पालते थे, और जो अनाज के दाने देखने को मिलते हैं उससे ये भी हम जान गए कि वो लोग कौन कौन से दाने उगाते थे या अनाज उगाते थे। अब देखो, गेहूँ जो है वो उगा तो लिया इन लोगों ने, लेकिन कैसे उगाया, ठीक है। गेहूँ में भाई खेत जोतना पड़ता होगा, फसल को पकने तक उसकी सिंचाई करनी पड़ती होगी, इसमें खाद वगैरह डालनी पड़ती होगी। चलो उस समय की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी तो खाद छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें तो हैं ना, जैसे खेत को जोतना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सब कुछ हमें कैसे पता चल पाया, इस बात पर जरा गौर करेंगे, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे कि ये लोग कौन कौन सी कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते थे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे। आप अपने पापा से पूछो या जो भी आपके खानदान में अगर कोई किसान है, अगर जिनके यहाँ पर कोई भी फार्मर है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ पर कौन फार्मर है, मुझे अच्छा लगेगा जान के, मैं पढ़ूंगा इस बात को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है। इंजन होता है, बैलगाड़ी होती है एक स्पेशल सी, ट्रैक्टर एक बहुत ही बड़ी आधुनिक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ट्रैक्टर के बिना बहुत कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ठीक है। ट्रैक्टर आया, फिर काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। तो ऐसे ही दोस्तों हमें ये पता चलता है कहाँ से, मुहरों से और मृण मूर्तियों से। अभी मृण मूर्तियाँ क्या होता है, मृण मूर्तियों का मतलब होता है दोस्तों मूर्तियाँ बनी हुई हैं मिट्टी की, मिट्टी मतलब लाल मिट्टी, ठीक है। इंग्लिश में इसको टेराकोटा कहा जाता है। मृण का मतलब लाल भूरी रंग की जो मिट्टी होती है दोस्तों, तो उससे कुछ मूर्तियाँ बनी थी, किसकी, बुल की, वृषभ की, ठीक है। तो इनके यहाँ पर जो सांड होता है मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिय था। तो उस सांड से ये तो पता चल गया कि ये लोग जो है खेती के लिए, सिंचाई के लिए या फिर किसी हल वल को चलाने के लिए दोस्तों ये सांड का प्रयोग करते होंगे, बैल का प्रयोग करते होंगे, गाय का प्रयोग करते होंगे। मतलब गाय खेती में तो नहीं, लेकिन जो भी हो, लेकिन गाय, सांड उसी प्रजाति के जानवरों का प्रयोग करते थे, ठीक है। कैसे पता चला, मोहरों पर जो रेखांकन किए गए थे, जो चित्र बनी हुई थी, वो ये वाली मोहर देखिए आप, तो इससे पता चला, ठीक है। इनके यहाँ पर मिट्टी की ही मूर्तियाँ भी मिली। आप ये वाला फिर से फिगर देखो, ये मिट्टी का एक बैल है, वृषभ है, ठीक है। तो ये बना हुआ है जो हमें ये बताता है कि ये लोग इस तरीके से खेती करते थे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों चोलिस्तान में और बनावली में हमें ना कुछ मिट्टी के हल भी देखने को मिले। अब ये मिट्टी के हल आपको देखने को क्यों मिलता है, हल तो लोहे का बनता है और मिट्टी का बनेगा तो मिट्टी को तो तोड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों खिलौने के प्रकार से ये लोग जो है कुछ मिट्टी के हल वगैरह बनाए थे, और वो हमको जब देखने को मिला तो भाई खिलौने बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े लोगों के लिए जो है असली का रहा होगा, है ना, जो सच में काम में लिया जाता होगा। भाई असली का कार होता है जिसमें हम कार होती है जिसमें हम बैठ के घूमते हैं, बच्चों के लिए खिलौना बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार से मिट्टी के हल, कुछ खिलौने, बैलगाड़ी खिलौने के रूप में काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो ये बताती हैं कि इनके यहाँ पर भाई खेती होती थी। अब बैलगाड़ी अगर देखने को मिल गई तो इसका मतलब यही तो हुआ कि खेती के लिए लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। उसके आगे अगर भैंसा है, सींग वाला भैंसा देखने को मिल रहा है, या फिर सांड देखने को मिल रहा है, बैल देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलगाड़ी को चलाने के लिए ये लोग ऐसे ऐसे जानवरों का भी प्रयोग करते थे। देखो चीज़ें कैसे हमें पता चल रही हैं, हम कुछ भी देखने को पा रहे हैं उससे हम चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, आप खुद से सोच सकते हो, है ना। फिर कालीबंगन नाम की एक जगह दोस्तों है, आप देखिए राजस्थान में पड़ती है। यहाँ पर जो है आपको हल रेखाएँ देखने को मिलती हैं। हल रेखा मतलब कूड़े पर, यहाँ पर कूड़े बोल सकते हो, जो भी आप बोल लो। तो ये जो है आपका कूड़े पर, या फिर कूड़े ही लिखेंगे, पर नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, तो कूड़े देखने को मिलता है, हल रेखाएं देखने को मिलती हैं। अब ये हल रेखाएं बोलते हैं दोस्तों जुती हुई खेत को। तो कालीबंगन या राजस्थान से जुते हुए खेत देखने को मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों को खेत जोतना भी आता है ना।
अच्छा, यहाँ पर ना दो हल रेखाओं के समूह भी मिले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर दो अलग अलग जुते हुए खेत मिले जो एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पर काटते थे, जो ये साबित करते हैं कि इनके यहाँ पर दो अलग अलग फसलें भी एक साथ बोई जाती थी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है अगर आप दिमाग में थोड़ा सा सोचेंगे तो, क्योंकि हम लोग कैसे ये जान पाएंगे यार कि हमारे यहाँ पर गेहूँ भी बोया जाता था, चावल भी बोया जाता था, लेकिन दोनों ही एक साथ बो दिए गए। इसके अलावा दोस्तों एक जो बहुत बड़ी चीज़ है जो कि है इनके औजारों के बारे में। भाई ये वाला जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा टॉपिक सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे पता करेंगे कि ये लोग फसल काटने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हो। तो हो सकता है वो लोग धातु का प्रयोग करते हो। धातु का मतलब समझते हो ना, लोहे का हसिया, चांदी का हसिया, प्लास्टिक का हसिया। प्लास्टिक धातु कब से होने लगी भाई? प्लास्टिक धातु नहीं होता है, ठीक है। धातु, प्लास्टिक को ख़त्म कर दो, वो उस समय पर था भी नहीं। तो लोहे का या चांदी का या फिर तांबे का, तो सबसे पहले एक बात देखो, लोहा तो कंफर्म इनके यहाँ पर था ही नहीं, लोहा नहीं कहीं भी पाएगा। इसका मतलब लोहे का वो लोग कोई भी धातु प्रयोग नहीं करते थे, औजार तो प्रयोग ही नहीं होता था, लोहा ही नहीं, लोहा था ही नहीं, ठीक है, उसको खत्म ही कर दो। तो बात करते हैं तांबे की। तांबा थोड़ा जल्दी घिस जाता है और वो ऑक्सीकृत हो जाता है, ऐसे करके कई सारी चीज़ें थी जिसके कारण धातु की तो इतिहासकारों के ख्याल से, मतलब हिसाब से, कोई भी चीज़ प्रयोग में नहीं ली जाती थी औजार के रूप में। तो क्या होगा? तो ये रहा होगा कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी का फलक बना लिया गया होगा, उसके आगे पत्थर को लगा दिया गया होगा। तो इसी प्रकार से जो है शायद ये लोग जो है औजारों का प्रयोग लेते हों, फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग करते हों। अब देखो हम लोग ना यहाँ पर तर्क भी लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी चीज़ें हमें पता चल रही हैं, तांबा थोड़ा मुलायम धातु होता है, वो ऑक्सीकृत हो जाता है, उसका कोई ज़्यादा यूज नहीं लिया जा सकता, बहुत मजबूत नहीं होता है, तो वो लोग तांबे के नहीं बना सकते हैं, है ना। अब ये कुछ धातु के औजार देखिए जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता से खुदाई के दौरान मिले हैं। इन औजार को देख करके ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि ये जो औजार हैं ये फसल काटने के लिए प्रयोग में लिए जाते होंगे। तो ये औजार अगर प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पत्थर के ही, लकड़ी वाले फलक के औजार, यानी कि जैसे जो हंसिया जो अभी मैंने आपको बताया, वही सारी चीज़ें प्रयोग में ली जाती हों। तो ठीक है, मैंने आपको फसलों के बारे में बता दिया। अब दोस्तों हम लोगों को जानने का समय है कि आखिर सिंचाई कैसे करते थे। देखो मैंने यहाँ पर टॉपिक भी लिख दिया सिंचाई के बारे में। सबसे पहले तो ये समझो कि सिंचाई की ज़रूरत ही क्या होती है। जैसे चेरापूंजी में चले जाओ तो वहाँ पर किसी भी खेत में अगर पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो ये बात जो है बहुत ही ठीक नहीं लगती, क्योंकि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि चेरापूंजी में आपको जो है अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल कुछ एक फसलों को पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सिंचाई की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? सबसे पहले तो यहाँ का मौसम और स्थान ही देख लो। यहाँ जो है स्थान ऐसा है कि यहाँ का जो मौसम है दोस्तों वो अर्ध शुष्क रहता है, आधा सूखा, शुष्क मतलब सूखा सा। तो शुष्क के कारण भाई अगर कोई फसल बोई जाएगी तो उसमें पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि साल भर बारिश तो होती नहीं है। और जब बारिश नहीं होती दोस्तों तो पानी का जुगाड़ जो है कहीं ना कहीं से तो किया जाता होगा। परंपरागत रूप से अगर हम देखें, परंपरागत का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, उनसे अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर हमारे सामने कुएँ, नहर और ट्यूबवेल तो नहीं, फिलहाल ट्यूबवेल तो हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, ठीक है। कुएँ, नहर, बारिश का पानी, इन सबसे सिंचाई की जाती थी। नदियाँ वदियाँ, मतलब ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर हम देखें भाई अपने पंजाब के कोई आसपास के स्थान, ठीक है, या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, दोस्तों जितनी भी जगह हैं कालीबंगन जैसी, कहीं भी हमको नदी तो देखने को नहीं मिली। तो नदी कहाँ मिली? नदी मिली दोस्तों अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है सोरदुगाई, जो कि हड़प्पा की ही है, ठीक है। वहाँ पर नहरों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर नहरों से ही सिंचाई होती थी। तो अगर वहाँ होती थी तो इसका मतलब है, जाहिर सा है कि बाकी के जो भी हड़प्पा के स्थान है ना, वहाँ पर भी नहरों की सिंचाई, मतलब नहरों से सिंचाई की जाती होगी। अब क्या हुआ होगा? गाद भर गई हो, जैसे होता नहीं है कि सारा मिट्टी से भर गया, या फिर हो सकता है कि वो धीरे धीरे मिट्टी का स्तर उस पर बराबर हो गया हो, नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, नहरों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, सूख गई हो, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है दोस्तों, नदियाँ या नहरें वहाँ पर नहीं पाई गई, जिससे हम ये तो 100% नहीं कह सकते कि यहाँ पर नहरों से सिंचाई होती थी कि नहीं होती थी। लेकिन अगर सोरतुगाई में होती थी तो मान के चलते हैं कि होती होगी। अब एक और चीज़ है यहाँ पर जलाशय, जो कि पाया गया है धौलावीरा में। अब देखो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि भाई इनके यहाँ पर सिंचाई कैसे की जाती थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई देश का और ऐसा जगह होता है जहाँ पर खूब बारिश होती है तो चलो सिंचाई की ज़रूरत नहीं थी, हम मान लेते हैं कि सिंचाई नहीं होगी। अगर ऐसी भी जगह थी जहाँ पर आसपास में नदियाँ, खूब सारे नहर वगैरह हों,
तो भी माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि हम ये कैसे जानें कि वहाँ पर सिंचाई की ज़रूरत थी कि नहीं थी, वो पता चलता है अर्धशुष्क स्थानों से। क्योंकि जिस जगह पर हड़प्पा सभ्यता था ना, मतलब ये पूरा सभ्यता पाई गई है दोस्तों, वो अर्धशुष्क स्थान है। अर्धशुष्क का मतलब होता है आधे सूखे, अर्ध माने आधा, शुष्क माने सूखा। तो सूखे को गीला करने के लिए यानी कि बारिश का पानी आवश्यकता पड़ती होगी, सिंचाई की जरूरत पड़ती होगी, बारिश तो पूरे साल होती नहीं है, तो सिंचाई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और परंपरागत सिंचाई के अगर आप तरीके देखोगे तो भाई कुएँ हो गए, नहर हो गए, नदियाँ हो गई, नाले हो गए, बांध हो गए, जलाशय हो गए, बारिश का पानी हो गया, इतनी तरीक़ों से तो सिंचाई होती है। लेकिन यहाँ पर तो इनमें से कुछ ही चीज़ें पाई गई हैं। तो कैसे पता करेंगे कि भाई यहाँ पर कौन कौन से तरीके यूज में लिए जाते होंगे? बारिश तो हर जगह है, ठीक है। दूसरी चीज़ है सोरतुघाई, जो कि पड़ता है अफगानिस्तान में। यहाँ पर ना नहर के अवशेष देखने को मिलते हैं। अब ये नहरों के जो अवशेष है ना, मतलब नहरों का अवशेष का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा समझ लें कि नहर छोटी छोटी टुकड़ों में पाई गई, पड़ी हुई, नहीं, नहर पूरी होगी, वो भर गई होगी या फिर किसी तरीके से उसके अवशेष मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखा जा करके आप देख करके बता सकते हो कि ये तो नहर रही होगी। तो वहाँ पर नहरों के अवशेष मिले। और ये जो सोरतुघाई है ये तो हड़प्पा का स्थान है, तो वहाँ थे, तो इसका मतलब यहाँ भी रहे होंगे। लेकिन अगर आप पंजाब के किसी भी स्थान को देखोगे, सिंधु घाटी के या सिंधु की इधर आसपास के कोई भी देखोगे, जितने भी हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान है उनको, तो वहाँ पर कोई भी नहर का साक्ष्य नहीं मिला है। अब नहर क्यों नहीं मिली, नाले क्यों नहीं मिले? हो सकता है वो नहर जो है ना, वो गाद से भर गए हों। गाद का मतलब उसमें मिट्टी बढ़ गई हो, वो गाद से भर गए होंगे। तो भाई क्योंकि मिट्टी में ही मिट्टी मिल जाएगी, गड्ढा मिल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा उसका, तो अवशेष ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए हमारे पास में ये तरीके अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन कई जगहों पर दोस्तों जो है हमें ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पर कि जो बांध होते हैं, अब ये बांध कहाँ से बनेगा? मतलब बहुत बड़ा वाला बांध हमारे यहाँ जो होता है वो वाला बांध नहीं, इनके यहाँ पर दूसरे बांध होते थे, छोटे छोटे ऐसे नाले बह रहे होते थे, आगे उन्होंने गड्ढा खोद दिया बड़ा सा और उसका पानी उसमें बहता रहा, ठीक है। वो गड्ढे को जलाशय कहने लग गए। तो इस तरीके के सिंचाई के कई जगहों पर तरीके प्रयोग में लिए जाते थे, यानी कि नालों के ऊपर बांध बना करके ये लोग जो है सिंचाई करते थे। अच्छा, धौलावीरा में कुछ एक और भी जलाशय मिले हैं जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था सिंचाई के लिए। इसके अलावा दोस्तों पूरे हड़प्पा स्थानों में जितने भी हड़प्पा स्थल हैं, जो प्रमुख इसके नगर हैं, सारे नगरों के नाम जो है आप मेरे को कमेंट करके इस वीडियो के एंड में बता देना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हालांकि मैंने कई बार मैप्स में भी दिखाए हैं अभी तक में, तो वो सभी जगहों पर ना कुओं का पानी जो है प्रयोग में लिया जाता था सिंचाई के लिए। अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में नाइस लेक्चर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं इसके आगे के पार्ट पढ़ाऊँगा। हर एक वीडियो में कोशिश करूँगा 2 या 3 पार्ट पढ़ाऊँ और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। साथ में जो बॉक्स होते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, मैं उसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट वीडियोस भी आएंगी जहाँ पर मैं काफ़ी कुछ जो छोटे छोटे आपके डाउट्स रहेंगे, प्रश्न आएंगे, वो भी सारे क्लियर कर दूँगा। आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करते रहें, कोई प्रश्न हो, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपकी जो शॉर्ट वीडियोज़ होंगी वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। चैनल पर ही देखने को मिलेंगी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की, जहाँ पर आपके जो भी डाउट्स होंगे दोस्तों वो क्लियर करते चले जाऊँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए, नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो चेक करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जो मेरा चैनल है दोस्तों वो बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मैं इंस्पायर हो सकूँ। एक और ख़ास बात कि अगर जुड़े रहना चाहते हो मेरे साथ में तो भाई सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन को भी दबाओ और प्रेस करके जो है टिन 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 करके रख लो उसको, टिन करके, ताकि वो घंटी जो है आपको समय पर बता दे कि भैया शिवम भैया की वीडियो आ गई है, चलो चल करके देख लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।